Hello everyone, I Charul welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the 18th lecture in the lecture series of Ecology and Environment. And guys, in this lecture we are going to talk about the tropical deciduous forest. But before starting the lecture, I want to ask you some questions and you have to write down the answer in the comment section. How much rainfall is received by the tropical rainforest? What is mycorrhiza? What is zone of alluviation and what is zone of illuviation? What are the flaming roots? Explain the process of the nutrient recycling in the tropical rainforest. You have to compare the diurnal and the nocturnal animals. Guys, if you don't know the answer of these questions and you are finding any problem, then please watch my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any doubt regarding any lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. And guys, please subscribe to my channel if you have not subscribed yet. So guys, let's talk about the tropical deciduous forest. तो guys, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में. तो गाइज अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो गाइज प्लीज देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो गाइस ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के नाम से एक चीज तो बहुत क्लियर है कि ये फॉरेस्ट प्रेजेंट होंगे ट्रॉपिकल जोन में, दैट इज बिटवीन द 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक. तो गाइस होगा क्या कि यहाँ पर सन की रेज डायरेक्टली फॉल करेंगी, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होगा. लेकिन ऐसा सब कुछ तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी हो रहा था. लेकिन गाइस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में थ्रू आउट द ईयर बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 महीनों में बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली बारिश होती है ड्यू टू द मॉनसून विंड्स. लेकिन गाइस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तो कन्वेक्शनल रेनफॉल हो रही थी. तो यही डिफरेंस है हमारे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. गाइस क्योंकि यहाँ पर बारिश सिर्फ और सिर्फ मॉनसून विंड्स के कारण होती है, इसीलिए इसे ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है. तो गाइस अभी होगा क्या कि ये दोनों जो फॉरेस्ट है ये बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट है. सन की रेज डायरेक्टली फॉल करेंगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, रेनफॉल भी अच्छी खासी हो रही है. गाइस होगा क्या कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नियरली 200 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही थी थ्रू आउट द ईयर. लेकिन गाइस यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ 2 महीनों में 150 सेंटीमीटर रेनफॉल हो जाएगी. तो गाइस आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा लीचिंग होने वाली है इस फॉरेस्ट में. तो गाइस अभी बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर मिलने वाले हैं. तो गाइस ये बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे, लेकिन ये मिलते हैं हमें नियोट्रॉपिक रीजन में, जिसमें आता है वेस्ट इंडीज. उसके बाद गाइस अगर हम लोग एशिया की बात करें तो ये मिलता है इंडो मलेशिया रीजन में, जहां पर बेसिकली गाइस हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी प्रेजेंट है. लेकिन अगर हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो वहां पर जो फॉरेस्ट बच जाते हैं उन्हें बोला जाता है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट. एंड गाइज आपको एक और चीज याद रखनी है कि जो ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट है यहाँ पर बारिश जुलाई एंड अगस्त के महीने में होती है. तो गाइज उसके बाद ये प्रेजेंट होते हैं ईस्टर्न अफ्रीका में एंड नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया में. तो गाइज आप ये चीजें याद रख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट मिल सकते हैं. तो गाइज ऐसे कुछ दिखते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट. गाइस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी बहुत ज्यादा वेजिटेशन थी, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से थोड़ी सी कम है. लेकिन गाइस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है क्यों हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को बोला था लंग्स ऑफ द अर्थ. तो गाइस अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट की. तो गाइस हमें पता है ये ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होगा ही, क्योंकि यहाँ पर सन की रेज डायरेक्टली फॉल करती हैं. तो गाइस यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमम होगा, जैसा कि हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में था. इवन गाइस यहाँ पर सन की रेज भी डायरेक्टली फॉल करती हैं, तो वो तो यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनने वाला है. लेकिन गाइस आपको याद होगा कि कैसे सनलाइट लिमिटिंग फैक्टर बन रहा था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जिसकी वजह से गाइस जो लोअर लेयर्स थी वो बेसिकली पुअरली डेवलप्ड थी. गाइस हमने देखा था कि कैसे 5 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में. सबसे ऊपर होते हैं ट्रीज, उससे नीचे होते हैं थोड़े छोटे ट्रीज, उसके बाद हर्ब्स, फिर श्रब्स एंड फिर आती हैं ग्रासेस. और गाइस अभी बात करते हैं यहाँ पर रेनफॉल पैटर्न कैसा होता है. तो गाइस मैंने आपको बताया है कि इन्हें हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर बारिश होती है ड्यू टू द मॉनसून विंड्स. तो गाइस यहाँ पर बारिश होती है 150 सेंटीमीटर, लेकिन सिर्फ 2 महीनों में, जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में.
तो गाइस होगा क्या कि इन 2 महीनों में तो यहाँ पर मॉइस्चर की कोई कमी नहीं होने वाली, लेकिन बाकी के महीनों में यहाँ पर मॉइस्चर की कमी हो जाती है एंड उस टाइम हमारे प्लांट्स में आ जाते हैं जीरोफिटिक फीचर्स। तो गाइस अभी बात करते हैं कि यहाँ पर लीचिंग कितनी होती है। तो गाइस हमें पता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ही ज़्यादा थिक वेजिटेशन प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से गाइस होता क्या था कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन जो ज़्यादातर रेनफॉल होती थी वो हमारी जो वेजिटेशन है वो पहले ही सोख लेती थी एंड वो बेसिकली सॉइल पर नहीं आ पाती थी, जिसकी वजह से गाइस वहां पर लीचिंग बहुत कम होती थी। लेकिन ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में क्या होगा, उतनी ज़्यादा वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है, तो गाइस होगा क्या कि रेनफॉल डायरेक्टली सॉइल पर आएगी, जिसकी वजह से हो जाएगी वॉशिंग अवे ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। एक बन जाएगा जोन ऑफ एलुविएशन एंड दूसरा बन जाएगा जोन ऑफ इलुविएशन। तो गाइस होगा क्या कि जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल होगी वो लाइटर इन कलर होगी एंड लोअर लेयर हो जाएगी डार्कर इन कलर। तो गाइस आपको याद रखना है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे उसमें सिर्फ 50% रेनफॉल ही हमारे ग्राउंड को हिट कर रही थी, लेकिन ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में सारी की सारी रेन हमारी सॉइल को हिट करने वाली है, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में लीचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो गाइस उसके बाद बात करते हैं इवेपोरेशन की। तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है एंड इवन यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है, तो गाइस यहाँ पर इवेपोरेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो गाइस होगा क्या कि जैसे सुबह शाम बारिश हो गई, लेकिन दोपहर में इवेपोरेशन के कारण वहां पर इतनी ज़्यादा मॉइस्चर की कमी हो जाती है कि हमारे प्लांट्स को अपनी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ जीरोफिटिक फीचर्स लेकर आने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो गाइस होगा क्या कि जो हमारी गर्मियां होंगी तब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से गाइस क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। तो गाइस लेकिन तब क्या होता है कि मॉइस्चर की कोई भी कमी नहीं होती है, क्योंकि बारिश होती रहती है। तो उस टाइम जो हमारी वेजिटेशन होती है उसकी लीव्स बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती हैं। लेकिन गाइस सर्दियों में तो यहाँ पर बारिश नहीं हो रही, तो तब यहाँ पर क्या होता है गाइस, मॉइस्चर की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से लीव्स का साइज छोटा हो जाता है एंड इवन कभी कभी वो स्पाइंस की तरह बन जाते हैं, जैसे कि हमारे कैक्टस में प्रेजेंट होते हैं। तो गाइस अभी बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरह की वेजिटेशन प्रेजेंट होती है। तो गाइस यहाँ पर कुछ वेजिटेशन है जो समर में ग्रो करेगी, कुछ होगी जो विंटर में ग्रो करेगी, क्योंकि गाइस कुछ तरह के प्लांट्स होते हैं जिनको बेसिकली ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स कम मॉइस्चर में भी ग्रो हो जाते हैं। तो गाइस इससे क्या होगा, गर्मियों में जब मॉइस्चर की कोई भी कमी नहीं है तो यहाँ पर जो वेजिटेशन ग्रो करेगी उसकी लीव्स बहुत बड़ी होंगी, लेकिन विंटर में क्या होगा, मॉइस्चर की कमी होने के कारण लीव्स का साइज छोटा हो जाएगा, उन पर वैक्सी कॉम्पोनेंट्स आ जाएगा, जिसकी वजह से इवेपोरेशन रेट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर जीरोफिटिक फीचर्स क्यों है, क्योंकि गाइस यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर नहीं हो रही है बारिश, बेसिकली 2 महीनों में ही हो रही है। तो जब बारिश नहीं हो रही उस टाइम तो यहाँ पर मॉइस्चर की कमी होगी, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स में कुछ डेजर्ट लाइक फीचर्स आ जाते हैं इन द सीजन ऑफ द विंटर एंड इन्हीं फीचर्स को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोफिटिक फीचर्स। तो गाइस बेसिकली क्या क्या होंगे, लीव्स का साइज छोटा हो जाएगा, इवेपोरेशन रेट कम हो जाएगा, क्योंकि लीव्स पर बेसिकली आ जाने वाला है वैक्सी कंपोनेंट। तो गाइस अभी बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, दैट इज द कंपटीशन। तो गाइस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ही ज़्यादा थिक वेजिटेशन थी, इवन वहाँ पर 5 लेयर्स प्रेजेंट थी। 2 लेयर्स ट्रीज की थी, फिर हर्ब्स आते थे, फिर श्रब्स आते थे, फिर ग्रासेस आते थे। तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन था लैंड को लेकर, सनलाइट को लेकर, मॉइस्चर को लेकर, न्यूट्रिएंट्स को लेकर। लेकिन यहाँ पर उतनी ज़्यादा थिक बायोडाइवर्सिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत कम होता है। एंड इवन गाइज यहाँ पर होता क्या है कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो बेसिकली अलग अलग निश में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो बेसिकली रिसोर्स पार्टीशनिंग कर लेते हैं कि तू यहाँ के न्यूट्रिएंट्स यूज कर, मैं यहाँ के न्यूट्रिएंट्स यूज करूंगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो गाइज उसके बाद बात करते हैं वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन की। गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ही ज़्यादा थिक वेजिटेशन थी, जिसकी वजह से वहाँ पर वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन हो रही थी। 5 लेयर्स प्रेजेंट थी हमारी वेजिटेशन की एक ही जगह पर। लेकिन गाइज यहाँ पर उतनी ज़्यादा थिक बायोडाइवर्सिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन भी नहीं होती। तो गाइज होगा क्या कि अगर हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 5 लेयर्स प्रेजेंट थी, तो हो सकता है कि यहाँ पर 4, 3 या फिर इवन 2 लेयर्स प्रेजेंट हों। तो गाइज अभी बात करते हैं यहाँ की सॉइल की। यहाँ पर जो सॉइल प्रेजेंट होती है उसे बोला जाता है एल्फ सॉइल।
तो गाइस हमने देखा था कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे दे आर द एंशिएंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, जिसकी वजह से वहाँ की सॉइल तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, लेकिन गाइस होता क्या है कि वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स बहुत तेज़ी से रिसाइकल होते हैं, जिसकी वजह से गाइस होता क्या है कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की कभी भी कमी नहीं होती। लेकिन गाइस जो सॉइल हमारे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में प्रेजेंट है इट इज़ वेरी फर्टाइल, जिसकी वजह से गाइस यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो गाइस आपको ये याद रखना है कि ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट की जो सॉइल होती है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ द अर्थ। तो गाइस अभी बात करते हैं कि यहाँ पर किस किस टाइप की वेजिटेशन प्रेजेंट होती है। तो गाइस एक चीज आपको याद रखनी है कि जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट हैं ये इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि गाइज यहाँ पर टीक मिलती है, सल मिलती है एंड गाइज यहाँ पर मिलते हैं बैम्बू। आपको पता है कि बैम्बू को क्या बोला जाता है गाइज? ग्रीन गोल्ड। तो गाइज होता क्या है कि ये ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें क्या होता है कि थ्रू आउट द लाइफ सिर्फ एक बार ही इनमें फ्लावर्स खिलते हैं, इसीलिए गाइज इन्हें क्या बोला जाता है? मोनोकार्पिक। तो गाइज अगर आपको मोनोकार्पिक लिखा हुआ दिखाई दे तो उसका मतलब क्या होगा? थ्रू आउट द लाइफ वो सिर्फ एक बार ही उन पर फ्लावर्स खिलते हैं। तो ऐसा ही हमारा एक प्लांट कौन सा है? बैम्बू। तो गाइज उसके बाद बात करते हैं हम लोग लियानास की। लियाना एक वुडी टाइप का क्लाइंबर है जो कि बेसिकली पेड़ों पर चढ़ता है। तो गाइज क्लाइंबर का मतलब क्या होता है? जिसे बेसिकली सपोर्ट चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। तो वैसा ही एक क्लाइंबर हमारे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में प्रेजेंट है जिसे बोला जाता है लियाना। तो गाइज हमने पढ़ा था ललांग के बारे में, तो अगर आपको ललांग के बारे में नहीं पता है तो प्लीज गाइज आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो गाइज उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक ऐसे इकोलॉजिकल टेररिस्ट की जो कि बेसिकली अगर कहीं पर भी ग्रो हो जाए तो बेसिकली गाइज वो करेगा क्या कि ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेगा, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर बहुत ही नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर जो वेजिटेशन प्रेजेंट होगी उन्हें पानी नहीं मिल पाएगा। तो गाइज इसका मतलब क्या हुआ कि वो बेसिकली उस जगह पर जितनी भी वेजिटेशन है उसकी डिस्ट्रक्शन कर रहा है एंड इसे गाइज क्या बोला जाता है? एक्लिप्टस। तो गाइज होगा क्या कि जो ये एक्लिप्टस है ये क्या करेगा? जो हमारा वाटर लेवल है इसको लोअर कर देगा, जिसकी वजह से गाइज होगा क्या कि आसपास की वेजिटेशन को मॉइस्चर नहीं मिलेगा क्योंकि रूट्स उतना ज़्यादा डीप नहीं जा पाएंगी सॉइल में, जिसकी वजह से गाइस क्या होगा? उनको मॉइस्चर नहीं मिलेगा। एंड गाइस टेररिस्ट किसको बोलते हैं? जो कि बेसिकली डिस्ट्रक्शन करे। तो गाइस ये प्लांट बेसिकली क्या करने वाला है? ये हमारी वेजिटेशन को पानी नहीं लेने देगा, जिसकी वजह से जो वहाँ की नेटिव स्पीशीज होने वाली हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो गाइस इसे क्या बोला जाता है? यूक्लिप्टस। ठीक है गाइस, इसे हम लोग इंडिया में सफेदा के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस अभी बात करते हैं यहाँ पर वाइल्ड लाइफ कैसी है। तो गाइस हमने देखा था कि कैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स थे वो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा रहे थे, क्योंकि बेसिकली गाइस क्या था कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फूड अवेलेबल था, बहुत ज़्यादा थिक वेजिटेशन थी। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि गर्मियों में जब बारिश होती है तो यहाँ पर बहुत थिक वेजिटेशन होती है, लेकिन सर्दियों में उतनी नहीं होती। इसलिए कभी कभी हमारे जो एनिमल्स हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना भी पड़ता है। तो गाइस अगर हम लोग इंडिया के ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं लायंस, टाइगर्स, पिग्स एंड द एलिफेंट्स। तो गाइस जो ये होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले होते हैं, क्योंकि गाइस बेसिकली आपको पता है कि इवन अगर यहाँ पर वेजिटेशन कम भी है लेकिन वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के विद रिस्पेक्ट टू कम है, लेकिन गाइस यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा थिक वेजिटेशन होती है। तो गाइस और यहाँ पर क्या मिलता है? हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए ग्रेजिंग एरिया बन जाता है, जैसे कि बफलोज, काउज, ये सब कुछ यहाँ पर होता है। गॉट्स, शीप्स, जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो गाइस अगर हम लोग दूसरी कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर कौन कौन से मिलते हैं? तो गाइस वहाँ पर मिलते हैं डियर्स, स्क्विरल्स, रकून्स मिलते हैं, स्कंक्स मिलते हैं एंड मिलते हैं वुड माइस, मतलब लक्कड़ खाने वाले चूहे। तो गाइज ऐसे कुछ एनिमल्स हमारे दूसरी कंट्रीज में मिलते हैं, लेकिन गाइज आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये भी बहुत रिच इन बायोडाइवर्सिटी होते हैं एंड ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो गाइज अभी क्या होता है कि यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत फ्लक्चुएट करती हैं, कभी प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा तो कभी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो उसकी वजह से गाइज क्या होगा कि कुछ डिफरेंट तरह के एनिमल्स भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो गाइस उसकी वजह से क्या होगा, कुछ हमारे एनिमल्स हैं जो साल में 2 बार ब्रीड करते हैं, मतलब 2 बार बच्चे पैदा करते हैं, एंड कुछ एनिमल्स हैं जो सिर्फ 1 बार बच्चे पैदा करते हैं।
तो गाइज ये भी बेसिकली एक्टिव रहते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा सीजन वहां पर है। तो गाइज होगा क्या कि कुछ एनिमल साल में 2 बार बच्चे देंगे, कुछ 1 बार देंगे, तो ऐसे बहुत ही तरह की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो गाइज अभी अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि बफलोज, काउस, शीप्स, गॉट्स। तो गाइज होता क्या है कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा एरिया अंडर ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट है, जिसकी वजह से गाइज होगा क्या कि वहाँ पर काउस एंड बफलोज के लिए ग्रेजिंग एरिया बन जाएगा एंड उनसे हमें मिलेगा मिल्क। इसीलिए गाइज इंडिया में सबसे ज़्यादा मिल्क एंड सबसे अच्छे मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि बेसिकली गाइज यहाँ पर ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट है जो कि बेसिकली सपोर्ट करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स को। इसीलिए गाइज हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें बहुत ही अच्छा दूध एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो गाइज अभी बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। तो गाइज हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी देखा था कि कैसे वहां पर अगर डिस्ट्रक्शन हो जाती है वेजिटेशन की, तो वहां पर लॉन्ग ग्रासेस ग्रो कर जाती हैं जिसे हमने बोला था ललांग्स। तो गाइज यहाँ पर बेसिकली क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में कि फॉरेस्ट एरिया को क्लीन कर दिया जाता है, मतलब वहां से पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं सो दैट वहां पर हम लोग क्रॉप्स ग्रो कर पाए, एंड इसी टाइप को क्या बोला जाता है गाइज, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो गाइज इसकी वजह से भी क्या होगा, हमारे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो गाइज शिफ्टिंग कल्टीवेशन में करते क्या है कि जो हमारे ट्राइब्स होते हैं या फिर जो नॉर्मल फार्मर्स भी होते हैं, वो जो है हमारे फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं, वहां के पेड़ पौधे काट देते हैं, वहां पर 1-2 साल के लिए खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। उसके बाद जब उस सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो किसी दूसरी जगह पर मूव ऑन कर जाते हैं। तो अगेन क्या होगा, वहां पर जाकर वो डिफॉरेस्टेशन करेंगे, वहां पर क्रॉप्स ग्रो करेंगे, कुछ सालों बाद फिर किसी दूसरी जगह पर जाएंगे। तो गाइस इससे क्या हो रहा है कि हमारे फॉरेस्ट बहुत ही तेजी से डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। इसीलिए गाइस हम लोग क्या बोलते हैं कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है दैट इज वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि इसकी वजह से गाइस हमारी कितनी सारी स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं फॉरेस्ट पे, लेकिन गाइस होता क्या है कि इन सारी स्पीशीज को खत्म करके सिर्फ 1 या 2 तरह के क्रॉप्स यहाँ पर उगा दिए जाते हैं। एंड इवन गाइस जब वहां पर कोई क्रॉप दोबारा नहीं उगाया जाएगा तो यहाँ की सॉइल इतनी ज्यादा इनफर्टाइल हो जाती है कि यहाँ पर बेसिकली झाड़ियां उग जाती हैं। तो गाइस अब आप सोच सकते हैं कि कितनी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती होगी हमारे फॉरेस्ट एरियाज की। तो गाइस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि गाइस अगर हम लोग बात करें फिलीपींस की, तो वहां पर इसे बोला जाता है कैलिंगिन। गाइस आपको याद है हमने ललांग के बारे में पढ़ा था, लेकिन लडांग भी एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही है जिसे बेसिकली मलेशिया में गाइस लडांग के नाम से जाना जाता है। मतलब क्या हुआ गाइस, अगर हम लोग इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं तो फिलीपींस में उसे क्या बोला जाता है, कैलिंगिन। मलेशिया में क्या बोला जाता है, लडांग्स। उसके बाद गाइस श्रीलंका में क्या बोला जा सकता है, चेना। अफ्रीका में एंड सेंट्रल अमेरिका में इसे बोलते हैं मिल्पा। एंड ऐसे ही गाइस डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इसे डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो गाइस थाईलैंड में क्या बोलते हैं, टेरेन। एंड गाइस म्यांमार में इसे बोला जाता है टोंगा। तो गाइस ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट नाम से हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जानते हैं। तो गाइस उसके बाद बात करते हैं फैक्टर्स दैट आर responsible for the destruction of the biodiversity of the tropical deciduous forest। तो गाइस पहली चीज तो ये है कि फॉल्टी कल्टीवेशन, जिसे हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। मतलब कि फॉरेस्ट को क्लियर करके वहां पर कल्टीवेशन करके 1-2 साल बाद फिर से किसी दूसरी जगह पर चले जाना। उसके बाद गाइस हमने देखा था यहाँ पर टीक एंड सल मिलते हैं जो कि इकोनॉमिकली बहुत यूजफुल है, जिसकी वजह से गाइस होता क्या है कि हमारे जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट हैं उन्हें बहुत तेजी से क्लियर किया जा रहा है। उसके बाद गाइस क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट फायर हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए, अगर रोड्स कंस्ट्रक्ट करनी है, इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्ट करनी है। एंड इवन गाइस अगर आपको यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करनी है या फिर यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री लगानी है, फिर भी आपको पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा। अगर वेजिटेशन नहीं होगी तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी नहीं होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से इफेक्ट हो जाने वाली है। तो गाइज यही कुछ है। इवन अगर वहाँ पर किसी तरह की कोई माइन प्रेजेंट है, माइनिंग एक्टिविटी हो गई, तो उसकी वजह से भी हमारे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो गाइज इसके बाद बात करते हैं थ्योरी ऑफ आइलैंड
तो गाइस इसमें बेसिकली गाइस होता क्या है, जो हमारे विल्सन है उन्होंने हमें क्या बताया कि अगर आप किसी एरिया की प्रोडक्टिविटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर गाइस देखना क्या है कि बेसिकली कितनी नई नई स्पीशीज़ वहाँ पर आ रही हैं एंड जो बेसिकली स्पीशीज़ वहाँ थी वो किस रेट पर एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। तो गाइज इसमें होगा क्या कि जो हमारी थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी है ये हमें क्या बताती है कि एक एरिया में कैसी कंडीशंस है, उसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि बेसिकली कितनी डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ हर साल वहाँ पर ग्रो कर रही हैं एंड जो स्पीशीज़ वहाँ पर प्रेजेंट थी वो किस रेट पर एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो इन दोनों चीज़ों में बहुत ही अच्छा बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि गाइज अगर ऐसा हो कि नई नई स्पीशीज़ वहाँ पर आ रही हैं, पुरानी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट नहीं हो रही, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, वहाँ पर कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल हैं। लेकिन गाइज इससे क्या होगा कि जो मान लो फॉरेस्ट हैं वो बेसिकली एक्सपैंड करते रहेंगे, जिसकी वजह से गाइज क्या होगा कि कुछ एनिमल्स हमारे अर्बन एरियाज में आना भी शुरू हो जाएंगे। ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन गाइज अगर ऐसा हो कि रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइज, बैलेंस होना चाहिए दोनों चीज़ों में। तो गाइज क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी स्पीशीज़ के हैबिटेट को ख़त्म कर देते हैं, मान लो एक फॉरेस्ट था, उसका आपने सिर्फ 1/10 एरिया खत्म करके वहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर दी, तो नियरली हाफ ऑफ द बायोडाइवर्सिटी विल गेट डिस्ट्रॉयड ऑफ दैट फॉरेस्ट। मतलब आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 1/10 हैबिटेट खत्म हुआ, लेकिन उसकी वजह से हाफ ऑफ द बायोडाइवर्सिटी गेट डिस्ट्रॉयड। तो गाइज इससे हमें क्या पता चलता है, हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर द ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी नेक्स्ट बायोम के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइज इफ यू एंजॉयड माय वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।